say yes. So I will present the, पहले टेबल स्ट्रक्चर निकाल के ले लो आप प्रॉपरली. तो क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो सब लोग पहले, और उसके बाद आपको करना है नोट डाउन किया सब लोगों ने क्वेश्चन? ओके, सो आई विल वेट. ओके, टेबल के वैल्यूज आपको बताने हैं कैलकुलेट करके by using the equations, and I hope that everyone will give the right answer. Done, everyone? तो यहाँ पे मैं टेबल स्ट्रक्चर ले रहा हूँ ये, एंड we will apply here. So let's see who will give me the right answer on this table. To see the formula for y in, you can also note down in your notebook for y in b plus wi into summation of wi into xi. तो एंड ऑपरेशन के हिसाब से आपका x1 y1 वैल्यू आपने सॉरी x1 x2 वैल्यू वैसे के वैसे रख दिया है, सिर्फ जीरो के जगह पे -1 मेंशन किया है. सो कैलकुलेट द y in. As per this equation,
xi is equal to si. तो एज पर द एंड ऑपरेशन मेरा टारगेटेड आउटपुट क्या होगा? 1 -1 -1 एंड -1. डन. वाई इन फंक्शन कैलकुलेट करके हो गया सबका.
Done everyone. What will be the first result? Y in के सब वैल्यू बता दो मुझे. Y in. First value for Y in. फर्स्ट वैल्यू Y in का क्या होगा? यहाँ पे मैं W1 का वैल्यू इनिशियलाइज 0 ही करूंगा पहले. बायस वैल्यू में 0 ही मेंशन करूंगा. इनिशियलाइजेशन. एंड सेकेंड वेट इज ऑल्सो इनिशियलाइज 0. और आफ्टर दैट W1 W2 के वैल्यूज दिए हुए. बट फर्स्ट टाइम आई विल यूज इनिशियलाइजेशन वैल्यू इज 0. उसके बाद मेरा अल्फा वैल्यू दिया हुआ है. अल्फा इज ऑल्सो 0. यस और नो? तो अल्फा वैल्यू भी आपका 0 ही दिया हुआ है. ओके. और कौन कौन से वैल्यू चाहिए आपको, और कौन से भी वैल्यू नहीं चाहिए? तो y इन का जो फर्स्ट कंसेप्ट है b प्लस आपका जो x1 मल्टीप्लाई w1 प्लस x2 मल्टीप्लाई w2. तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या होगा? एट 0 प्लस x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है. और w1 का वैल्यू 0 दिया हुआ है. तो 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0. तो ये आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0. यस और नो? सेकेंड वाई इन का वैल्यू बताओ क्या आ गया? सेकेंड वाई इन वैल्यू द सेम फॉर्मूला. सेम फॉर्मूला. बी तो हमेशा 0 रहेगा. यहाँ पे अभी आपका कंसेप्ट क्या है कि आपको दिया गया है कि W1 और W2 का वैल्यू दिया गया इसके अंदर. तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अभी x1 का वैल्यू क्या है आपके? -1 है ना. तो यहाँ पे मैं -1 रख देता हूं. और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं. फिर आपका W1 का वैल्यू क्या है? 1 है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1. और W2 का वैल्यू भी 1 ही है. और यहाँ पे दिया हुआ है 1. तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1 आपका हो जाएगा इस 1. यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका? W2 और W1 के फर्स्ट वैल्यू में रिकमेंड कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ. और x1 और x2 के वैल्यू यहाँ से मैं यूज कर रहा हूँ. तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 -1 प्लस 1. क्या आना चाहिए रिजल्ट? कैलकुलेटर भी यूज करो आप. द रिजल्ट विल बी 0 अगेन. यस और नो? चलो तीसरा y इन का वैल्यू बताओ क्या आएगा? किसी ने किया है तीसरे? इसका आंसर दे दे टाइम y इन इज इक्वल टू आंसर दे दो. y3. y3 का आंसर y3 इज इक्वल टू
-1, कैन आई कंफर्म दैट? -1। और y4 का आंसर क्या आया आपका? दैट इज 1। तो y इनका कोई y इनका समझ में आ गया अभी आपको कैसे निकालना है? फिर y कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अगर आपका आउटपुट मींस थ्रेशोल्ड के जैसे ही इसको मैच करना है, जीरो है तो जीरो ही लिखना है, जीरो है तो जीरो ही लिखना है, माइनस वैल्यू आ रहा है तो वो उसकी जगह पे -1 लिखना है, और प्लस वैल्यू आ रहा है तो वहां पे आपको +1 लिखना है। यस और नो? अभी ये डेल्टा W1 कैलकुलेट करो आप, डेल्टा W1। तो डेल्टा W1 के लिए फॉर्मूला था दिस वन, अल्फा इंटू टी इंटू एक्स आई। तो यहाँ पे आपका सब रिजल्ट क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू मैंने क्या रखा हुआ है? अल्फा का वैल्यू जो रखा है हम लोगों ने वो जीरो ही है। तो जीरो मल्टीप्लाई 1 करेंगे, मल्टीप्लाई x1 करेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? जीरो ही होगा। यस और नो? जीरो इंटू अगेन टी का वैल्यू 1 करोगे और x2 का वैल्यू 1 करोगे तो भी रिजल्ट जीरो ही होगा, क्योंकि अल्फा ही जीरो रखा है यहाँ पे मैंने। तो इसके वैल्यूज क्या आएंगे आपके? 0 0 0 0 ही जाएंगे, बराबर है ना? डेल्टा भी आपको निकालना है, दैट इज a इंटू टी। तो अगेन अल्फा का वैल्यू जीरो ही है, तो टी से कितने भी बार मल्टीप्लाई करो आप, तो इसका वैल्यू भी जीरो ही आएगा। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस W1? तो आपका जो ओल्ड वैल्यू है दैट इज प्लस योर डेल्टा वैल्यू, डेल्टा W1 वैल्यू। सो W1 का वैल्यू क्या था? ओल्ड वन जीरो, और न्यू वैल्यू गेटिंग में पॉइंट। W2 का वैल्यू था जीरो, जीरो प्लस दिस जीरो इज अगेन जीरो, and here again 0।
So all the result are getting 0. Yes or no? तो अभी आपको सब कुछ समझ में आ गया ठीक से। तो यहाँ पे अभी मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि अल्फा वैल्यू मैंने 0 मेंशन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 होता है तो आपके रिजल्ट में चेंजेस होंगे। तो अभी देखो, अभी और इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं। अभी यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है आपका सब 0 है, सब रिजल्ट 0 है। इसमें मेरा क्या होगा, सब 0 होगा, क्योंकि मेरा जो आउटपुट आया हुआ है, सी एक्सपेक्टेड आउटपुट का ये कैसे है, 3 0 है और 1 एक पॉजिटिव नंबर है। अंडरस्टूड जी? तो आपकी वैल्यू को वही मिल रहा है। इफ आई एम गोइंग विद द अगेन रिप्लेसिंग दिस -1 to 0। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? डेफिनेटली अल्फा वैल्यू 0 होंगे तो सब वैल्यू 0 आएंगे। तो जब आपके पूरा टेबल जो है, डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा बायस, इसका सबका वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये परसेप्ट्रॉन नेटवर्क आपको ये बता रहा है कि देयर इज नो नीड टू एडजस्टमेंट इन योर नेटवर्क। क्योंकि जो वाई इन का आउटपुट आ गया आपका, वाई इन का आउटपुट देखो आपको क्या आया है। एक मिनट, वाई इन का आउटपुट क्या है, 0 0 -1 1। एम आई राइट? 0 0 -1 1। तो जो फंडा मैंने पहले यूज किया था, 0 को हटा के -1 करने का, उसके जगह पे फिर से -1 के जगह पे 0 रख दो, तो आपको एंड गेट का आउटपुट मिलेगा, टारगेटेड आउटपुट। एक ही बीट 1 होता है और बाकी सब 0 होते हैं। Yes or no in the input pattern? Everyone understood my concept? Sorry, there is a small network issue. ओके, तो अभी सब वैल्यूज आपको जीरोस मिल रहे, यस और नो? सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन दिस नेटवर्क एज पर योर वैल्यू। तो ये है आपका राइट रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको इक्वेशंस याद रखने और सेट ऑफ स्टेप्स याद रखने हैं। क्लियर माय पॉइंट एवरीवन? In this unit 2, Vikas asking me that how to calculate B. B is bias value, bias का ओल्ड वैल्यू 0 था और डेल्टा बी वैल्यू क्या है, वो भी 0 ही आया है।
विकास। तो 0 + 0 क्या होगा? जो टेबल में आपको कैपिटल बी दिया हुआ है, दैट इज योर न्यू बी वैल्यू। ये पूछ रहा है ना तू, कैपिटल बी। गेटिंग माई पॉइंट? बायस वैल्यू बी का पहले से ही हम लोग ने जीरो किया इनिशियलाइजेशन, और उसके बाद हम लोग ने न्यू वैल्यू ऐड किया डेल्टा बी। डेल्टा बी का वैल्यू भी जीरो ही है ना, तो क्या होगा रिजल्ट? 0 + 0 फिर से जीरो ही होगा। सो वैल्यू ऑफ बायस वैल्यू इज ऑल्सो जीरो इफ यू आर एडिंग द प्रीवियस वैल्यू विद द न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे रिजल्ट जीरो आया है। फिर जीरो के अंदर में इस जीरो के अंदर में फिर से इस न्यू डेल्टा बी का वैल्यू ऐड करता हूं, तो यहाँ पे फिर से रिजल्ट जीरो आएगा। फिर ये फिर प्रीवियस वैल्यू हुआ जीरो, इसके अंदर ये न्यू डेल्टा बी वैल्यू ऐड करता हूं, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट फिर से जीरो आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो परसेप्ट्रॉन नेटवर्क बोल रहा है कि कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। क्लियर दिस? तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और आपको सॉल्व करने हैं एग्जाम में आपको इस तरीके से। तो ये आपको सॉल्व करते टाइम आपको फॉर्मूलाज, इक्वेशंस ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज अभी तो सिर्फ 3 ही एल्गोरिदम हुए हैं, एंड देर आर टिल 6 to 7 एल्गोरिदम इज रिमेनिंग। ओके। तो यहाँ पे और एक स्मॉल कंसेप्ट है इन द सेकेंड यूनिट। आपके सेकेंड यूनिट में एक स्मॉल कंसेप्ट क्या है कि सी काउंटर प्रोपोगेशन नेटवर्क, इट्स अ थ्योरी टॉपिक। Explain the counter propagation network. Counter propagation network is not as general as back propagation, but it provides a solution for those applications that cannot tolerate long training time. Long training time. So it is the combination of two well-known algorithms, that is self-organizing map and Grossberg outstar. ये दो algorithms अभी आपको पढ़ने हैं in the next lecture. लेकिन theory topic है आपका counter propagation network. So it is the combination of two well-known algorithms, self-organizing map of Cohen and Grossberg outstar. The training process associate the input vector with the corresponding output vector. तो सब एल्गोरिदम का फंडा एक ही है कि हम लोग को एक्टिवेशन फंक्शन फॉलो ही करना है, हम लोग को थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉलो ही करना है, हम लोगों को इनपुट वेक्टर आउटपुट वेक्टर फॉलो ही करना है। अभी जब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करूंगा बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क एल्गोरिदम, तो बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क एल्गोरिदम में हम लोग ने क्या पढ़ा था? इंटरमीडिएट एंड हिडन लेयर्स। यस और नो? तो जस्ट टेक वन एग्जांपल। विकास के पास इनपुट वेक्टर्स है, इनपुट वेक्टर्स के अंदर उसके पास इनपुट पैटर्न है, मींस नंबर ऑफ सेट और बाइनरी बिट्स। और विकास के पास इनपुट वेक्टर है, वो इनपुट वेक्टर विकास भक्ति को दे रहा है। भक्ति इज द इंटरमीडिएट लेयर और हिडन लेयर। तो अभी हम लोग का आउटपुट डायरेक्टली वाई के पास जा रहा था, लेकिन अभी हमारा इनपुट वेक्टर, इनपुट पैटर्न्स किसके पास जाएंगे? हिडन लेयर के पास जाएंगे और इंटरमीडिएट लेयर के पास जाएंगे। गेटिंग माय? वेक्टर अभिषेक को देने हैं, तो उसके बीच में, उन दोनों के बीच में भक्ति इज द इंटरमीडिएट लेयर और हिडन लेयर। ये हम लोग ने बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क में पढ़ा।
तो डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, जैसे अभी सिंगल परसेप्ट्रॉन नेटवर्क ये एल्गोरिदम में हम लोग ने किया डायरेक्ट कैलकुलेशन, देयर इज नो हिडन लेयर, नो इंटरमीडिएट लेयर। तो अभी बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क क्या बोल रहा है कि कोई ना कोई इंटरमीडिएट लेयर और हिडन लेयर होगा जो आपके आउटपुट को निकालेगा, और वही आउटपुट आपके आउटपुट वेक्टर के पास आ जाएगा। तो इनपुट वेक्टर कौन देगा? विकास किसको देगा? भक्ति को देगा, एंड भक्ति विल फॉरवर्ड दैट आउटपुट टू द अभिषेक। So Bhakti playing the role of the intermediate and hidden layer. Understood everyone? तो ये बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क एल्गोरिदम है आपके इसमें, और वो दो एल्गोरिदम होने के बाद जो कंसेप्ट आपका आ रहा है, दैट इज द काउंटर प्रोपोगेशन नेटवर्क। अभी काउंटर की ऐसे कोई एप्लीकेशन से दैट कैनॉट टोलरेट लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम, मीन्स ऐसे कुछ एल्गोरिदम से जो ज्यादा देर तक आपके ट्रेनिंग सेट को, इनपुट वेक्टर्स को हैंडल नहीं करते बैठेंगे, दे विल डायरेक्टली क्विट। गेटिंग माय पॉइंट? और ऐसे कुछ एप्लीकेशंस के अंदर अगर आपको टाइम फैक्टर रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल मैं कैरी करता हूँ, 3 पर्सन का, विकास, भक्ति और अभिषेक। ओके, अभी मैंने मान लिया कि भक्ति इज द इंटरमीडिएट एंड हिडन लेयर बिटवीन दिस टू ट्रस्टेड पार्टीज, लेकिन भक्ति क्या कर रही है? अभिषेक के पास आउटपुट ही फॉरवर्ड नहीं कर रही है। तो अभिषेक वेट करेगा क्या उतने देर के लिए, उतने देर तक? if he is not getting or receiving any kind of output from the bhakti, what is the statement I am getting from the Abhishek? That ki leave it, that I'm not waiting for too much time to take that input vectors and to collect the output. Yes or no? If I am using one intermediate person, clear this? जैसे अगर कोई ऑफिस में आप काम कर रहे हो और बॉस ने कहा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और आपने किसी थर्ड पार्टी को बोला कि ये डॉक्यूमेंट जाके बॉस को दे, और उस थर्ड पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट बॉस के पास नहीं दिए, तो क्या होगा? हु शुड रिस्पॉन्सिबल इन द पॉइंट ऑफ बॉस? जिसके पास मांगे थे वही रिस्पॉन्सिबल होगा ना? गेटिंग माय पॉइंट? एवरीवन अंडरस्टूड दैट व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस एल्गोरिदम? तो यही कंटेंट आ जाएंगे आपके इसके। एक्टिवेशन फंक्शन फिक्स रहेगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स रहेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? इनपुट वेक्टर सेम रहेंगे, आउटपुट वेक्टर भी आ जाएगा, लेकिन मैं एक और पैरामीटर ऐड करूंगा इन द एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम, दैट इज दैट पैरामीटर इज योर टाइम पैरामीटर। तो मैं टाइम भी सेट करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, काउंटर एल्गोरिदम का। तो आई होप दैट अगर आप जैसे ही हेब नेटवर्क, परसेप्ट्रॉन नेटवर्क, ऑटो एसोसिएटिव इसको कंप्लीट कर देते हो और दिमाग में रख देते हो, तो ये एल्गोरिदम आपके लिए कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर दिस? सो वेट अ मिनट, आई विल टेक द अटेंडेंस नाउ। Okay, your attendance is done. You can leave the meeting. Thank you so much.
स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था, प्रैक्टिकल एक्शंस टॉपिक के अंदर ड्रॉप द कॉलम वेयर ऑल एलिमेंट्स आर मिसिंग वैल्यू, मतलब जिस कॉलम में सभी एलिमेंट मिसिंग होंगे ऐसा वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, जिसका प्रोग्राम है लास्ट लेक्चर में किया। प्रैक्टिकली मैंने आपको एग्जीक्यूट करके भी वहां पे दिखाया। आज उसी के फॉलो में हमें टोटल 4 टाइप के प्रोग्राम करने हैं। फर्स्ट टाइप ड्रॉप द कॉलम वेयर ऑल एलिमेंट्स आर मिसिंग, ये हमने किया है। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे ड्रॉप द कॉलम वेयर एनी ऑफ द एलिमेंट इज मिसिंग वैल्यू, किसी भी कॉलम में एक भी एलिमेंट मिसिंग होगी, एक भी वैल्यू मिसिंग होगी तो पूरा कॉलम ड्रॉप किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं पाथ सेट कर देता हूँ, देखिए उनके बहुत सारे कोड यहाँ पे है। इसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर रहा हूँ, छोटा प्रोग्राम कर रहा हूँ।